हाय एवरीवन, दिस साइड शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो देखिए, केवीएस की जो पीवाईक्यू सीरीज है वो आपको ईवीएस की और सीडीपी की आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे। यहाँ से आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा कि ईवीएस के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन जो हैं ईवीएस के पूछे जाते हैं आपको, और 60 क्वेश्चन आपके सीडीपी के पूछे जाते हैं। तो ये इसकी तैयारी मैं पूरी आपको कराऊंगा ईवीएस और सीडीपी की। तो जो 21 फैब 2023 को जो आपका पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसका एवीएस और सीडीपी दोनों हो चुकी है। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी इसका ये इवनिंग शिफ्ट का 21/2/2023 का जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है ईवीएस का, उसको हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ से आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगे। तो पहला है मैच द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। तो बिटुमेन का क्या होगा, केरोसिन का क्या होगा, पैराफिन वैक्स क्या होगा, पेट्रोल क्या होगा। तो इसमें दिया गया है कि जो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम है, मतलब पेट्रोलियम के संघटक हैं, उसके उपयोग, उसके यूजेस क्या होते हैं, तो बताना है आपके जल्दी से। देखिए, हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम के संगठन, बिटुमेन, मरहम, मिट्टी का तेल क्या किसके यूज होता है, पैराफिन मोम का क्या यूज होता है, और पेट्रोल का क्या यूज होता है। जल्दी से बताइए। आपको 161 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। चलिए मैच करते हैं। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 1/3 बिटुमिन का पेंट व सड़क निर्माण में यूज होता है। और बी का फोर्थ मिट्टी का तेल जेट वायुयान के लिए ईंधन का प्रयोग होता है। पैराफिन मोम का सी का पहला हो जाएगा मरहम के उपयोग में। और पेट्रोल का शुष्क धुलाई के लिए विलायक, किसका, शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में यूज होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 162 पे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पेट, पॉलीथीन, टेरीथिलेट इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ नाइलॉन। Esters are the chemicals which give fruits their smell. Synthetic fibers do not melt on heating. And D है, all the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw material of petroleum origin called petrochemicals। तो आपको बताना है कि भैया स्टेटमेंट्स दिए गए हैं कुछ। तो हिंदी में क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि मतलब जो पेट है, पॉलीएथिलीन टर्थिलेट जिसको बोलते हैं, कि एक सुपरिचित प्रकार का नाइलॉन है। एस्टर वे रसायन होते हैं, वे केमिकल्स होते हैं जो फ्रूट्स को उनकी स्मेल देते हैं। संश्लेषित रेशे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं। और सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। बताना है आपको 162 का। तो 162 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल बी और डी। ठीक है, बी है तो मतलब एस्टर वे रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। और डी हो जाएगा सभी संश्लेषित रहते पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध, रुकिए इसको मैं छोटा कर लेता हूं। ठीक है, से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका बी और डी राइट आंसर हो जाएगा, बी एंड डी। ठीक, अब चलते हैं 163 पे। ये क्वेश्चन है, करियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोस, दूसरा है कॉकरोच, तीसरा है हाउस फ्लाई एंड चौथा है बटरफ्लाई। मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है, आपको बताना है। मादा एनाफिलीज मच्छर, तिलचट्टा, घरेलू मक्खी और तितली। जल्दी से बताना। 163 का राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होते हैं। ठीक है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है मलेरिया। नेक्स्ट है 164 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, चूज द करेक्ट। मतलब निम्न में से कौन दूध को दही में परिवर्तित करता है, आपको बताना है। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है वायरस, तीसरा है फंगी और चौथा है प्रोटोजोआ। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा दूध को दही में परिवर्तित करना है। जल्दी से बताइए। जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ। आपको बताना है। 164 का बताना है। 164 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 164 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। ठीक है, इसका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा क्या, सेकंड क्या है, केवल ए। ठीक है, जीवाणु। वायरस होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 165 क्वेश्चन है हमारा। देखिए, असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दमन दी वाले भी रेडी रहें, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक, तो ये आपके हेल्पफुल है DSSB में भी, केवीएस में भी, मतलब किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के। To given below are two statements, one of them labeled as assertion and other is reason.
Assertions: damaged seeds floats on water. Reason: damaged seeds become hollow and are thus lighter. ए एंड आर ट्रू। बताना है आपको कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं कि अभिकथन ए है, क्षतिग्रस्त बीज जल पर तैरने लगते हैं, कारण क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के हो जाते हैं। बताना है जल्दी से। तो 165 का राइट आंसर आपको बताना है। 165 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 165 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला हो जाएगा। ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट है भाई 166, डैमेज फ्लोरेसेंस ट्यूब्स और CFLs नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ सेल्फ सेफ्टी बिकॉज। सेफली मतलब क्षतिग्रस्त जो फ्लोरोसेंट होते हैं, ट्यूब होते हैं, CFL होते हैं, उनको सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता क्यों होती है भैया बताइए। इट कंटेन्स ऑक्सीजन वेपर, इट कंटेन्स नाइट्रोजन वेपर, इट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड वेपर, इट कंटेन्स मरकरी वेपर। आपको बताना है इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होती है, इसमें पारा वाष्प होती है। जल्दी से बताना है आपको। 166 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 166 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा भाई। इसमें पारा वाष्प होती है, इट कंटेन्स मरकरी वेपर। ठीक है, अब चलते हैं 167 पे। Why does lime water turns milky when we blow in it through a straw? Due to carbon dioxide, due to waste particles, due to moisture, due to oxygen. जब चूने का पानी होता है इसमें स्ट्रॉ के द्वारा जब हम फूकते हैं तो उसका दूधिया कलर क्यों हो जाता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें, अपशिष्ट पदार्थों के कारण, नमी के कारण या ऑक्सीजन के कारण। आपको बताना है। तो 167 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 167 का राइट आंसर आपका फोर्थ। 167 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो रिएक्ट करता है वेपर्स के साथ, तो वो व्हाइट दुधिया हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं 168 पे। स्मोक गोस अप बिकॉज वार्म एयर इज डेंसर देन कोल्ड एयर, वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, वार्म एयर हैज हायर वॉल्यूम देन कोल्ड एयर, वार्म एयर इज हैवियर देन कोल्ड एयर। आपको बताना है धुआं जो है वो ऊपर उठता है क्यों, उसके पीछे का रीजन बताना है कि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक सघन होती है, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, गर्म वायु का घनत्व तो ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक होता है, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक भारी होता है। बताइए जल्दी जल्दी, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एकदम कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन हैं ये सब। तो 168 का आपको राइट आंसर आपको बताना है। तो 168 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्या सेकंड वन इज द राइट आंसर कि वार्म एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। ठीक, अब 169 क्वेश्चन है भैया कि ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज्ड बाय। मतलब पहला है एयर, दूसरा है प्रेशर, तीसरा ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ इज सन। भैया जो हमारे मौसम है वो सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं आपको बताना है। हवा, दबाव, आर्द्रता या सूर्य। 169 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 169 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ भैया, सूर्य के कारण। किसके कारण? सूर्य के कारण। ठीक है, अब चलते हैं 170 पे। देखिए फिर एसर्शन रीजनिंग, खूब CDP सीटेट हो, एस्टेट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे भाई खूब एसर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे आपसे भी पूछे जाएंगे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। स्टेटमेंट 1, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। स्टेटमेंट 2, सलाइवरी ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। एक बायो का क्वेश्चन घुसा दिया इसमें। बताना है कि नीचे दिए कथन दिए गए हैं जो आहार को शरीर के अंदर लेने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहलाती है। लार ग्रंथि बाहर नली का हिस्सा है। बताना है आपको। 170 का राइट आंसर आपको बताना है। बताना है 170 का। तो 170 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 170 राइट का आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्या थर्ड इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये सही है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन एंड सलाइवरी ग्लैंड इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल। ये गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं 171 में। फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पश्मीना वुल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ गिवन कोट्स। दे आर वेरी वार्म, दे आर मेड बाय फर ऑफ sheep, they are woven by hand, these sheep shed their hair in winter। जो पश्मीना शॉल है, क्या सही है इसमें से? ये बहुत गर्म होती है, ये भेड़ के बालों से बनाई जाती हैं, ये हाथ से बुनी जाती हैं, इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं। आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 171 का राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। थर्ड क्या है भैया? ई है भैया, ए और सी। बिल्कुल ये गर्म करती है, बहुत गर्म करती है भैया, 4 कंबल के बराबर गर्म करती है। सी क्या है? ये हाथ से बुनी जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
172 alert, I am Sultan dash, I am very fond of music and kuchipudi dance. Fill in the blanks by choosing the correct name from the names of the following rulers. कौन था भैया जो सुल्तान साहब थे और म्यूजिक और कुचिपुड़ी डांस के बहुत फेम थे? अफजल खान, अबुल हसन, सिकंदर लोदी, अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय। जल्दी से बताइए। 172 होशियार, मैं सुल्तान, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। बताइए जल्दी से। तो 172 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, 172 का राइट आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हो जाएगा, अबुल हसन साहब थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। These animals look like bear। देखिए एनसीईआरटी की लाइन उठा के छाप दिया इसने। These animals look like bear but they are not. It spends almost 70 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree bench। ये मैंने अभी देखी सीटेट वालों को पढ़ाया है और उसमें दमंदी वाले भी देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। They live by eating the leaves of the same tree on which they live. That is why they do not need to go anywhere else। Identify the animals। Polar bear, sloth, beaver bird, इकिया मंकी। जल्दी से बताइए। ये जीव भालू जैसे दिखते हैं, ये भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे और पेड़ों से उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं और पेड़ पर रहते हैं। भैया उसी पेड़ का पत्ता खाएगा और इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बताइए कौन सा जीव? बिल्कुल भाई स्लॉथ है भाई, एकदम आंख बंद करके आप इसको राइट आंसर मार दीजिए। सेकंड स्लॉथ। देखिए 174 है। Which one of the following is the bird in which only male birds build the nest? Crow, India robin, weaver। ये भी क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, जाके सीटेट वालों में देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसलों का निर्माण करता है? कौवा, काली चिड़ी, वीवर, बुलबुल। जल्दी से बताइए। 174 174 174 मतलब थर्ड। वीवर पक्षी जो दार्जिलिंग चिड़िया है भैया, वो कि जिसमें केवल नर पक्षी इसका घोंसला बनाती है और आके उसमें रहती है। ठीक है, 174 ही है ना? हाँ सही है। 175 है। कर्णम मलेश्वरी, इनके बारे में भी बताया है एनसीईआरटी, जाके देखिएगा आपको क्वेश्चन मिलेगा। कर्णम मलेश्वरी इज अ वेट लिफ्टर। सी कम्स फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? आपको ये बताना है। 175 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से भैया ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 176। Consider the following statements. Select the correct answer. There is a special way of reading and writing for people who can't see. It is called Braille लिपि। इसके बारे में भी पढ़ाया है, जाके देखना मेरे लाल। It is written on a thin paper, almost carbon copy paper, by making a row of raised dots with a pointed tool. Braille is a read by running the fingers on the raised dot. The Braille script is based on 9 points. नहीं भैया 9 पॉइंट्स पे तो नहीं होता। जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। इसमें एक बहुत पतले लगभग कार्बन कॉपी पेपर का एक नुकीला औजार सा बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। ब्रेल लिपि 9 बिंदुओं पर आधारित होती है। आपको बताना है 175। कौन सा क्वेश्चन है? ये है 176 है। ठीक है, 176 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 176 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ इज द राइट आंसर। 1/3 फोर्थ इज द राइट आंसर। केवल ए और सी भैया बिल्कुल ये ब्रेल लिपि कहते हैं और सी ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। ठीक है, ये लकड़ी पे बनता है। ठीक, नुकीले औजार। 77 पे चलते हैं। बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। वही स्टेटमेंट्स वाले आगे क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1, पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल प्रेफर टू ईट राइस एंड पीपल ऑफ केरला प्रेफर टू ईट रोटी। सेकेंड स्टेटमेंट है, Things which are grown easily at the place are eaten more at that particular place। बताना है आपको कौन सा? कि पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर चावल और केरल के लोग ज्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। जो चीजें जहां आसानी से पैदा होती हैं वहां पर वे ज्यादा खाई जाती हैं। बताइए इसका राइट आंसर। 177 का राइट आंसर आपको बताना है। तो भैया 177 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 इज द राइट आंसर। मतलब स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। भैया स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है कि थिंग्स विच आर ग्रोन इजिली एट द प्लेस आर ईटन मोर एट दैट पार्टिकुलर प्लेस। मतलब जो चीजें जहां पे आसानी से मिल जाती है उसकी ज्यादा खपत होती है। नेक्स्ट चलते हैं 178। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन? जल्दी से बताना है। स्प्रिंकल सिस्टम इज यूज्ड मेनली फॉर इवन लैंड। इन ड्रिप सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट।
ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट, गार्डन एंड ट्रीज। ड्रिप सिस्टम इज द नॉट बेनिफिशियल फॉर रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। निम्न में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। दूसरा है ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की पत्तियों पर गिरता है। ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। चौथा, जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ड्रिप तंत्र बिल्कुल फायदेमंद नहीं है। बताना है आपको 178 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 178 का राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा भैया कि ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। ठीक है, 179 पे चलते हैं कि भैया रिलीफ मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स और थीमेटिक मैप्स, इसके बारे में दिया गया है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि किसके किसके लिए यूज होता है। तो ये आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो 179 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। अब सेकंड में आइए मैच करते हैं। ठीक है, सेकंड है तो मतलब ए का पहला रिलीफ मैप जो होते हैं वो मैप शोविंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जो पृथ्वी की प्राकृतिक, अगर नेचुरल से रिलेटेड है तो कौन सा मैप होगा? रिलीफ मैप्स। पॉलिटिकल मैप्स किसको कहते हैं? तो पॉलिटिकल मैप्स जो होता है वो आपका सेकंड हो जाएगा, मैप शोविंग सिटीज स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। थीमेटिक मैप्स किसको कहते हैं? थीमेटिक मैप्स कहते हैं भाई कि किसको कहते हैं? सी, मतलब थर्ड का सेकंड का सी हो जाएगा। ठीक है, थीमेटिक मतलब मैप्स शोविंग रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, रेन वगैरह, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, अगर ये दिखाए तो थीमेटिक मैप्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे लाल। बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा दूंगा, बस आप लोग अंत तक जो बना रहा वो एक अच्छी तैयारी की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन यहाँ इतना आइडिया लगा दूंगा कि क्या पढ़ना है, तुम वही पढ़ने चालू कर दोगे, स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो क्या पढ़ना है ये बहुत जरूरी है। तो ये कहाँ से पता चलेगा? पीवाईक्यू से पता चलेगा। अब एनसीईआरटी के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको 1 to 5 की एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, बाकी कुछ जियोग्राफिक से मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी के एक आध दो क्वेश्चन साइंस के पूछ लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स? पहला है मैप्स का कंपोनेंट्स कौन कौन सा है, बताना है आपको। पहला है डिस्टेंस, दूसरा है डायरेक्शन, तीसरा है एक्सीलरेशन, चौथा है सिंबल। तो बताना है 180 का राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा, ए, बी एंड डी। डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल है, लेकिन एक्सीलरेशन एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये मैप से रिलेटेड नहीं होता। तो ये हम लोगों ने कर लिया 20 क्वेश्चन ईवीएस के। अब आपको शाम को हम लाइव मिलेंगे आपसे सीडीपी के क्वेश्चन। तो लाइव मिलिएगा आप लोग, 7 बजे मिलिएगा। जो सारे क्वेश्चंस हैं वो लाइव हम करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो वहां मजा आएगा। ठीक, लाइव में। जय हिंद, जय भारत।